वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हम लास्ट क्लास को कंटिन्यू रखते हुए एक टॉपिक रह गया था वो क्लियर करेंगे। पहले एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता चलूं, मैं ऐसे कमेंट कर रहा हूँ। और बेसिकली आज मैं करवाना क्या चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये एक लाइन है, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। एग्जाम्पल, मेरे पास एक वेरिएबल है इंटीजर num1 के नाम से जिसमें 20 पड़ा है। एक वेरिएबल है मेरे पास इंटीजर num2 के नाम से जिसमें 30 पड़ा है। मैं चाहता हूं मेरा जो आउटपुट प्रिंट हो वो ऐसा हो कि num1 इज 20 एंड num2 इज 30। मुझे याद है मैंने जाने से पहले आपको स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, लेकिन मैं एक बार फिर से रिवाइज करूंगा। अब यहां पर देखिए, हो क्या रहा है कि ये तो मेरे पास एक स्ट्रिंग है, यानी एक स्टेटमेंट है। और उसके साथ मुझे यहां पर जो यूज करना है वो मेरे वेरिएबल की वैल्यू है, यानी इसकी वैल्यू है। अब अगर मैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिखता हूं, मैंने लिखा कंसोल डॉट राइट लाइन, और राइट लाइन को लिखने के बाद मैं यहां पर इसको बंद कर देता हूं। अब यहां पर देखिए मुझे लिखना है num1 इज। तो यहां पर आपको पता है कि मैं हम क्या करते हैं, अगर हमें कोई चीज एज इट इज जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही प्रिंट करनी है तो हम उसके लिए उसको एज अ स्ट्रिंग कंसीडर करते हैं। तो मैंने यहां पर लिखा num1 इज, मैंने यहां पर लिखा। अब मुझे इसके बाद चाहिए 20। 20 मीन्स यानी मेरी num1 की वैल्यू, यानी इस वेरिएबल की वैल्यू को मुझे प्रिंट करना। तो मैं क्या करूंगा, आपको हमने स्टार्ट से पढ़ाया, आपने और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ी है। हमने देखा कि अगर यार मल्टीपल चीजों को एक साथ एक ही लाइन में जोड़ के लिखना हो तो हम कॉनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं सिर्फ इसके बाद लिख दूंगा num1 तो यहां पर ये एरर देगा। यहां पर ये एरर क्यों देगा, एरर क्या दे रहा है, वो यहां पर ये एरर दे रहा है कि आपने सिंटेक्स एरर की मिस्टेक की, यानी आपने लिखने में गलती की, आपने इसको लिखा सही नहीं। तो मैं क्या चाहता हूं, यहां पर क्या है, एक स्ट्रिंग, और ये क्या है, एक इंटीजर। यहां पर मैं स्ट्रिंग और इंटीजर को एक ही लाइन में लिखना चाहता हूं, एक ही लाइन में लिखना चाहता हूं। तो एक लाइन में मल्टीपल चीजों को आपस में जोड़ के लिखने के लिए हम प्रोग्रामिंग में कॉनकैटिनेशन का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। कॉनकैटिनेशन क्या करता है, उसको एक पूरी सिंगल लाइन ही कंसीडर करता है। तो यहां पर मैंने प्लस का इस्तेमाल किया, मैंने कहा num1 इज ये है। उसके बाद दोबारा मुझे एक स्ट्रिंग स्टेटमेंट चाहिए, तो मैंने दोबारा कॉनकैटिनेशन किया, मैंने कहा एंड num2 इज, और उसके बाद मुझे num2 की वैल्यू चाहिए। तो मुझे दोबारा से एक वेरिएबल को यहां पर प्रिंट करना है, तो मैंने क्या किया, कॉनकैट किया और साथ में लिख दिया num2। फाइल को सेव किया, सेव करने के बाद अपने आउटपुट को प्रिंट किया, तो मेरा आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपको दिख जाएगा। ये देखिए, दिख रहा है। यहां पर स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को प्रिंट करने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो आइए सारे पढ़ेंगे आज। एक तो तरीका हमने देखा कि हम कॉनकैटिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यार ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब मान लीजिए मल्टीपल वेरिएबल्स होते तो आप प्लस 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 लगा के, हो सकता है कहीं ना कहीं आप मिस्टेक भी कर जाते हो और मिस्टेक सही भी हो जाती, लेकिन ये काफी लंबा थोड़ा प्रोसीजर। तो क्यों ना इसको आसान किया जाए। अच्छा, शॉर्टकट की बताऊं तो आप सी डब्ल्यू लिख के टैब मार दोगे तो आपके पास कॉन्सोल डॉट राइट लाइन खुद ही आ जाएगा। सी डब्ल्यू लिख के टैब प्रेस करेंगे तो कॉन्सोल डॉट राइट लाइन खुद ही आ जाएगा। अब मैं चाहता हूं यार कोई ऐसा तरीका मुझे मिल जाए जहां पर मैं वेरिएबल की वैल्यू को विद स्ट्रिंग प्रिंट कर सकूं, जस्ट लाइक दिस। num1 जो है वो ये होगा, इज, उसके बाद num1 की वैल्यू आ जाएगी, एंड num2 इज ये होगा। यानी मैं चाहता हूं इसके बाद num1 की वैल्यू आ जाए, num2 की आ जाए। तो हमारे पास सी शार्प में एक कॉन्सेप्ट है प्लेस होल्डर का। ये वाला जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा ये है कॉन्कैटिनेशन। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं यूजिंग प्लेस होल्डर। अब प्लेस होल्डर क्या होता है ये इसको समझते हैं। प्लेस होल्डर का मतलब ये होता है कि जहां आपको वेरिएबल चाहिए, पहले आप अपने स्ट्रिंग स्टेटमेंट के बाद जो जो वेरिएबल्स आपको प्रिंट करवाने हैं वो आप बिल्कुल कॉमा देके लास्ट में लिख दीजिए, num1 कॉमा num2, ये दोनों वेरिएबल्स आपने यहाँ पुट कर दिए। आप समझो कि काम हो गया, ऐसा नहीं है भाई। अगर आप समझते काम हो गया, ऐसा नहीं, वो कोई भी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। ये लिखने के बाद अब आपको जो भी वेरिएबल जहां चाहिए, तो मुझे num1 इसके बाद कौन सा वेरिएबल चाहिए, num1। तो num1 को यहां पर आप लिखेंगे करली ब्रेसेस में, नहीं ऐसे बस करली ब्रेसेस बना के छोड़ देना है। उसके बाद आपको num2 के बाद जहां कौन सा वेरिएबल चाहिए, num2, यहां पर करली ब्रेसेस बना के छोड़ देना। अब प्लेस होल्डर का मतलब ये है कि पहला वेरिएबल जो है, याद रखिएगा हमेशा जो पहला वेरिएबल होगा वो इंडेक्स 0 के ऊपर होगा। कौन से इंडेक्स के ऊपर होगा, उसके बाद जो दूसरा वेरिएबल होगा वो कौन से इंडेक्स पे होगा,
तो अभी नम वन कौन सा इंडेक्स नंबर पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आप क्या पास कर देंगे, 0, और यहाँ पर क्या पास कर देंगे, 1। जैसे ही आप लिख के सेव करके इसको स्टार्ट करेंगे तो आपका आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया। ये तरीका है यूजिंग प्लेस होल्डर, यानी आप उसके इंडेक्स नंबर के थ्रू भी उस वेरिएबल की वैल्यू को गेट कर सकते हैं। दो तरीके समझा दिए। तीस जी, हाँ हाँ। अब तीसरा तरीका यूजिंग इंटरपोलेशन, मैं आपको लास्ट क्लास में सिखा चुका हूं, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में क्या था, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कि आप जो है वो पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिख दो, नम वन इज जैसे, उसके बाद नम वन चाहिए, एंड नम टू इज, मैंने ये लिख दिया। अब आपको जहां जहां अपना स्ट्रिंग वेरिएबल चाहिए, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का मतलब ये होता है कि आप अपनी स्ट्रिंग इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ही वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो। तो यहां जहां जहां चाहिए वहां कर्ली ब्रेसेस बना दीजिए, और बनाने के बाद अपने वेरिएबल्स के नाम को यहां पुट कर दीजिए। मैंने कहा नम वन यहां आएगा और नम टू यहां आएगा। अगर आप समझ रहे हो ये चल जाएगा तो आप गलत सोच रहे हो आप, ये अभी बिल्कुल एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, देख लेना यहां पर एज इट इज प्रिंट हो जाएगा, ये देखो। तो अगर आपने स्ट्रिंग में वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करना है तो आपने ये लिखने के बाद अपने स्ट्रिंग से पहले डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहां पर मैं अपने डॉलर सिंबल का इस्तेमाल कर लेता हूं। जैसे ही मैं डॉलर सिंबल का इस्तेमाल करता हूं तो ये मुझे एबिलिटी दे देता है किस चीज की, कि मैं स्ट्रिंग के अंदर ही किसी वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकता हूं। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो मेरे आउटपुट में देखिए तीनों आउटपुट आपके सामने मौजूद है, यानी तीन अलग अलग तरीकों से हम वेरिएबल में, इस सॉरी स्ट्रिंग के अंदर वैल्यू को, वेरिएबल्स को प्रिंट करवा सकते हैं। पहला तरीका था कॉनकैटिनेशन, दूसरा तरीका था प्लेस होल्डर, और तीसरा तरीका था स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। अब आपको जो अच्छा लगता है सर अपने हिसाब से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से तीसरा तरीका बहुत ज्यादा इजी और यूजफुल है। पहला तरीका शायद कॉम्प्लिकेटेड है, काफी लंबी लाइन बन रही है। दूसरे तरीके में ये है कि आपको उसके इंडेक्स नंबर यानी प्लेस होल्डर लिखने पड़ेंगे, और तीसरे में ये कि डायरेक्टली आप वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट कर सकते हो, जस्ट एक सिंबल डॉलर्स। ठीक है, ये तीनों तरीके क्या बताते हैं कि आप स्ट्रिंग के साथ वेरिएबल को प्रिंट कर सकते हैं। डन। तो ये तो लास्ट क्लास का हिस्सा था। मैंने आपको लास्ट क्लास में यूजर से इनपुट लेना भी सिखाया था कंसोल डॉट रीड लाइन की मदद से। आज हम क्या करने जा रहे हैं, बेसिकली आज हम पढ़ने जा रहे हैं, टॉपिक है हमारे पास ऑपरेटर्स। ये काफी बड़ा टॉपिक है हमारे पास और आज हमें इसको कवर करना है। हम कई बार कई सारी लैंग्वेजेस में पढ़ चुके हैं, पीएचपी में भी इसका जिक्र किया, फिर हमने लारावेल में भी जिक्र हुआ इसका, फिर हमारे पास जावा स्क्रिप्ट में जिक्र हुआ, फिर हमने एडवांस जावा स्क्रिप्ट कॉन्सेप्ट में भी दोबारा एक बार जो है वो ऑपरेटर्स को देखा। लेकिन सी शार्प में हम दोबारा पढ़ रहे हैं। तो अगर पढ़ रहे हैं तो पढ़ेंगे बिल्कुल सही तरीके से, लेकिन एक बार फिर आपको बोलूंगा सर मैं थोड़ा तेजी से लेके जाऊंगा क्योंकि काफी सारे ऑपरेटर्स हैं, काफी बार पढ़े जा चुके हैं। सिंपल सवाल ये उठता है कि व्हाट इज ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या होते हैं। जब मैं किसी बच्चे से पूछता हूं तो वो कहते हैं प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। बेसिकली मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा होते कौन कौन से, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ऑपरेटर है क्या, व्हाट इज ऑपरेटर। जी कोई बता सकता है कि ऑपरेटर होते क्या है। सिंपली जिसके जरिए हम कोई कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकें, ऑपरेटर्स के नाम। ऑपरेटर्स का इस्तेमाल होता ही कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए, ऐसे ही ना। यानी सिंपली जिसके जरिए हम कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सकें, आपके पास क्या कहलाते हैं, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। नंबर वन अगर मैं बात करूं, एक होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। फिर आपके पास होता है नंबर टू रिलेशनल ऑपरेटर्स, या असाइनमेंट ऑपरेटर्स कह लो आप, असाइनमेंट ऑपरेटर्स। फिर आपके पास होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। फिर आपके पास होते हैं दोस्तों, उसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। फिर आपके पास आते हैं टर्नरी ऑपरेटर्स। फिर आपके पास आते हैं इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। और भी होते हैं लेकिन फिलहाल के लिए हम बस यही तक रखेंगे बात को। याद है मैंने आपको बिटवाइज भी पढ़ाया था, तो वो हम इसमें नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा, आपको ऑलरेडी पढ़ाए गए हैं। ठीक है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। डन है।
ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। ये सारे ऑपरेटर्स हम अभी पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? सिंपली जिसके जरिए हम कोई कैलकुलेशन को परफॉर्म कर सके, ऑपरेटर्स कहलाते हैं। एक जुमला जो अभी मैं आपको बताता चलूं वो क्या है, अगर आपके पास कुछ इस तरीके से लाइन लिखी हुई है, एग्जाम्पल लाइक दिस, तो आपके पास समझना है, हम मैंने आपको लास्ट पहले भी बताया था कि आपके पास जो एक रियल वैल्यू होती है ना, यानी जो एक नंबर्स होता है, जो एक नंबर होता है, जो एक रियल वैल्यू होती है, इसको प्रोग्रामिंग में यानी टर्मिनोलॉजी में हम उसे ऑपरेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेंड बोलते हैं। ये भी एक ऑपरेंड है और ये भी एक ऑपरेंड है। और जिससे जिसकी जिसकी हेल्प से कैलकुलेशन हो रही होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये जो पूरी लाइन, ये जो ऑपरेटर प्लस ऑपरेंड इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पूरी लाइन को हम एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड इज कॉल्ड एक्सप्रेशन। बेसिकली एक्सप्रेशन किसका कॉम्बिनेशन होता है? ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड का कॉम्बिनेशन होता है। बात समझ में आ रही? जैसे आपने स्कूल लाइफ में देखा होगा 2x² प्लस 3x+4, तो ये आपके पास पूरी की पूरी एक एक्सप्रेशन। बात समझ में आ रही है? इसमें 2x² क्या है आपके पास? ऑपरेंड। और प्लस बीच में आपके पास क्या है? ऑपरेटर। ये पूरी की पूरी क्या लिखी है आपके पास? एक एक्सप्रेशन। आई होप ये छोटी सी बात आपको समझ में आ रही है। अब हम चलते हैं पहले ऑपरेटर की तरफ, जो कि हमारे पास है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या होता है? अक्सर अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर, तो आप छुट्टी बोलोगे प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई। आई एग्री कि यही होता है, लेकिन डेफिनेशन क्या है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर आखिर है क्या? व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर? देखिए, अगर मैं आपसे बोलूं 2+, इज इट पॉसिबल? या मैं कहूं 2- या 2 तो आप कहोगे सर दूसरी वैल्यू भी तो बताएं। यानी इसका मतलब यह है कि इन ऑपरेटर्स को जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आप सिंगल ऑपरेंड के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। आपको कम से कम दो या दो से ज्यादा ऑपरेंड की रिक्वायर्ड होगी, उसका इस्तेमाल करके ही आप इन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सिंपली डेफिनेशन क्या बनी? एटलीस्ट 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर। जहां पर कम से कम ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 ऑपरेंड रिक्वायर्ड हो कैलकुलेशन को परफॉर्म करने के लिए, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कहलाते हैं। बात समझ में आई? एटलीस्ट टू ऑपरेंड्स टू रिक्वायर्ड कैलकुलेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर होते कौन कौन से हैं तो मैं यहां लिख देता हूं। प्लस होता है, माइनस होता है, डिवाइड होता है, मल्टीप्लाई होता है, उसके बाद मॉड्यूलस होता है। मॉड्यूलस पता है ना आपको, रिमाइंडर को बोलते हैं। उसके बाद आप समझ लो कि इसमें पावर भी होता है। इसमें एक्सपोनेंशियल नहीं होता, नहीं इसमें नहीं होता। इसमें एक्सपोनेंशियल ऐसे यूज नहीं करते, यानी आप ये वाली की बात करो डबल पावर की, इसमें ऐसा नहीं होता। टी शार्प में अगर आपको पावर निकालनी है तो वो एक अलग तरीका है, मैं आपको थोड़ी देर में समझा दूंगा। ऐसे नहीं निकालता, इसका कोई ऑपरेटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है। अब सिंपली तौर पर अर्थमेटिक ऑपरेटर को समझ लेते हैं। मुझे प्लस का मतलब तो बताने की जरूरत नहीं है, तो मैंने यहां पर लिखा इंटीजर num3, एक वेरिएबल है जिसमें पड़ा हुआ है 2। एक और वेरिएबल है इंटीजर num4 जिसमें पड़ा हुआ है आपके पास 3। अब यहां पर मैंने लिखा console डॉट राइट लाइन, और उसके साथ मैंने मैसेज क्या लिखा? एडिशन इज, और उसके बाद मैंने बोला एडिशन करके दिखा दूं। तो मैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो यहां पर मैंने स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज किया। और यहां पर मैंने क्या लिखा? num1 में क्या कर दो, num3 में क्या जमा कर दो? num4 को जमा कर दो। देन दैट्स इट। यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? एडिशन इज, और जो भी एडिशन होगी वो आंसर आ जाएगा। चला के देख लेते हैं। ये देखिए एडिशन इज 5। तो मैं एक काम करता हूं, एक और छोटा सा यहां पर ऐड कर देता हूं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ताकि आपको याद रहे कि हमने क्या किया है। और ऊपर एक और लाइन की स्पेस देने के लिए हम यहां पर एक और कंसोल डॉट राइट लाइन लगा देते हैं। ठीक है, ताकि एक स्पेस नीचे आ जाए, क्योंकि ये स्पेस इंटर कर देता है। ये देखिए ठीक हो गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया? एडिशन इज 5। अब हम क्या करते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं। प्लस के बाद में लगा दिया माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। फाइल को सेव किया। अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड होकर आंसर क्या आना चाहिए? यहां पर गलत आ रहा है, 0 आ रहा है। यहां पर मैं लिखना भूल गया।
यहां पर देखिए आंसर गलत आ रहा है, मैं आपको दिखाता चलूं, देखिए गलत आंसर आ रहा है। क्यों गलत आ रहा है आइए करके देख लेते हैं। तो अगर मैं 2 को 3 से डिवाइड करूं तो 2 वन जा 2, 3 2 जा 3 में से 2 गया, एक बचा, ऐसे ही। लेकिन आंसर आप देखिए गौर से, तो आपके पास आंसर गलत आ रहा है यहाँ पर। क्यों गलत आ रहा है, इसका सिंपल रीजन है, पता है वो क्या है? आप समझते हो हम 2 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मैं आपको एक बार फिर बता दूं, ये जो अंदर लिखा होता है इसे कहते हैं डिविडेंड, डिवाइडेंड, जिससे डिवाइड हो रहा हो। और जो डिवाइड कर रहा हो उसे कहते हैं डिवाइजर, डिवाइजर। और यहां जो आता है वो आता है कॉशंट, और ये जो नीचे बच जाता है ये कहलाता है रिमाइंडर। बात समझ आई? तो बेसिकली हो क्या रहा है, थोड़ा सा उलट होता है प्रोग्रामिंग में। आप जिसको डिवाइजर बनाते हैं, तो डिवाइजर को हमेशा बाद में लिखा जाता है और डिविडेंड को पहले लिखा जाता है। अब अगर आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट बिल्कुल करेक्ट आपकी स्क्रीन पे आपको मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा जिससे डिवाइड करना हो वो सिंबल के बाद लिखा जाता है, और जो हो रहा हो वो पहले लिखा जाता है। बात समझ में आ रही है मेरी? इसी तरीके से अब हमें अगर रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर के लिए मैंने आपको सिंबल बताया था, कौन सा था? मॉड्यूलस। तो आप यहां पर लिख सकते हैं रिमाइंडर इज, सिंपल हमने क्या लिखा, रिमाइंडर भी ऐसे ऐसे ही निकलता है, याद रखिएगा ऐसे ही। डिवाइजर बाद में आएगा, डिविडेंड पहले आएगा। स्टार्ट किया, ये देखिए ये आ रहा था रिमाइंडर, और मॉड्यूलर ओ क्वोशंट भी वही आ रहा था और रिमाइंडर भी वही आ रहा था। डन हो गया। अब आपको अगर 2 की पावर 3 का आंसर निकालना है तो आप नहीं निकाल सकते इसमें, मैं करके दिखा दूं आपको। ये देखिए कह रहा है ऐसा कोई सिंबल ही नहीं है हमारे पास, ऐसा कोई ऑपरेटर ही अवेलेबल नहीं है। तो सर फिर हम पावर कैसे निकालेंगे? तो पावर निकालने के लिए आपके पास सिस्टम, ये जो सिस्टम एक क्लास है ना, इस क्लास के अंदर भी एक और क्लास है जिसका नाम होता है मैथ। मैथ की क्लास है, किसके नाम से? मैथ का एक मेथड है, नॉट फंक्शन। याद रखिएगा, हम C# में क्योंकि क्लास के अंदर चीजें बनी हुई होती है तो फंक्शन नहीं मेथड कहलाती है। तो हमारे पास एक मेथड है पाओ के नाम से, किसके नाम से? पाओ के नाम से। अब ये दो चीजें लेता है, पहले पहले वाली जो आती है वो आती है बेस की। तो बेस आप क्या रखना चाहते हो, तो हमारी बेस क्या है? num3। और हमारी पावर क्या होगी? num4। तो कॉमा देके num4। जैसे ही आप ये लिख के चलाएंगे इसको, तो आपके पास आंसर में 8 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एक्सपोनेंशियल निकाल सकते हैं C# के अंदर यूजिंग मैथ डॉट पाओ की मदद से। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई सवाल है? ये तो बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट लिखे हुए। ठीक है, समझ में आ गया? तो C# में अगर आपने किसी की पावर को कंप्यूट करना है तो आप कैसे निकाल सकते हैं? मैथ डॉट पॉप। यार इसमें एक और चीज भी होती है, पाई की वैल्यू भी होती है। अगर आपने पाई की वैल्यू निकालनी है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, मैथ का एक फंक्शन है डॉट पाई करके। ये देखिए बता रहा है मैथ डॉट पाई की वैल्यू क्या होती है? 3 पॉइंट। अच्छा आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं, मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूं। ठीक है, मैथ डॉट, मैथ के काफी सारे फंक्शन, स्क्वायर रूट, सीलिंग, फ्लोर, और भी टेंजेंट, सब आपको मिल जाएगा। ठीक है, कल को आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए अगर कुछ भी चाहिए हो तो यहाँ पर आप मैथ की क्लास का इस्तेमाल करके उसके काफी सारे मेथड्स को यूज कर सकते हैं। गुड हो गया। अच्छा जी, तो आई होप आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर समझ में आ गए होंगे। व्हाट इज अर्थमेटिक ऑपरेटर? जहां पर एटलीस्ट 2 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड टू परफॉर्म कैलकुलेशन इज कॉल्ड अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं C# में? प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई एंड मॉड्यूलस। अगर आपको पावर निकालनी है तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? मैथ डॉट पाव का मेथड यूज कर रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ निकलते हैं, ये समझ में आ गया? नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। आइए असाइनमेंट ऑपरेटर को सीख लेते हैं। अच्छा जी, अब हम पढ़ने जा रहे हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स की हेडिंग डाल लेते हैं। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमने डाल दिया। अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं हमारे पास? वैसे तो असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो आप इसको बोलते हैं इक्वल्स टू को। इक्वल्स टू का काम क्या होता है? इक्वल्स टू का काम बहुत सिंपली है। अच्छा आपने फुल लेंथ में एक जुमला पढ़ा होगा, हमारे टीचर इसे कहते थे LHS और इसे कहते थे RHS।
यानी राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। हमारी टीचर हमें ये बताती थी कि यार अगर जो चीज इक्वल टू का मतलब बता रहा हूं, जो चीज राइट हैंड साइड पे लिखी है, राइट हैंड साइड पे हमेशा एक्चुअल वैल्यू होती थी, रियल वैल्यू, उस वैल्यू को लेफ्ट साइड वाली किसी चीज में असाइन करने के लिए हम इक्वल टू का इस्तेमाल करते हैं। यानी इसका मतलब ये इक्वल टू एक ऐसा ऑपरेटर है जो किसी चीज को किसी चीज में असाइन करने के काम आता है, इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहा जाता है। बात समझ में आई? यानी जो कुछ देखो ना, अब इसमें ये क्या हो रहा है, टू किस में असाइन हो रहा है, इस वेरिएबल, वेरिएबल का नाम क्या है, थ्री, और ये किसकी वजह से असाइन हो रहा है, इक्वल टू, इसीलिए इसको असाइनमेंट ऑपरेटर। बात समझ में आई? असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, वो ऑपरेटर जिसका इस्तेमाल हम आरएचएस वाली वैल्यू को एलएचएस वाले वेरिएबल में असाइन करने के लिए इस्तेमाल करें, उसको हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। गुड। अरे मोबाइल, अच्छा जी, तो हमने देखा कि यार हमारे पास इक्वल्स टू ऑपरेटर का इस्तेमाल बेसिकली किसी आरएचएस यानी राइट हैंड साइड वाली वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल में असाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। लेकिन असाइनमेंट ऑपरेटर सिर्फ ये इक्वल्स टू नहीं होता, मैं आपको बता दूं, असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास सिर्फ इक्वल्स टू नहीं होता, और भी बहुत सारे होते हैं। मैं आपको दिखाऊं कौन कौन से होते हैं, ये देखिए, यहां पर देखिए, ये मैं क्या लिख रहा हूं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, ये कौन सा ऑपरेटर लिख रहा हूं, अर्थमेटिक, ये कौन सा है, मॉड्यूलस, ऐसे ही है। अभी मैंने कौन सा ऑपरेटर लिखे हैं, अच्छा ये ऑपरेटर कौन सा पढ़ाया था मैंने आपको भी, ये वाला असाइनमेंट ऑपरेटर। तो यहां पर असाइनमेंट ऑपरेटर की डेफिनेशन क्या बनती है, द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड असाइन ऑपरेटर इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर। बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है किसका, अर्थमेटिक और असाइनमेंट ऑपरेटर का, इन दोनों को कॉम्बिनेशन को मिलाकर ही बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर बनाया जाता है। अब ये प्लस इक्वल्स टू माइनस इक्वल्स टू, ये है ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब ये है क्या, सवाल ये कि प्लस इक्वल्स टू क्या है, माइनस इक्वल्स टू क्या है, इसका मतलब क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास, समझिएगा प्लीज, थोड़ा सा ध्यान चाहिए आपका, यहां पर मैं सब चीजों को रिमूव कर रहा हूं, और यहां देखिएगा, मैं अगर इस लाइन को ऐसे लिखता हूं कि नम फाइव इक्वल्स टू नम फाइव प्लस नम सिक्स, इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा मकसद है। सर आपने ये किया, आपने नम फाइव में था टू, नम सिक्स में था थ्री, थ्री प्लस टू हो गया फाइव, फाइव को आपने वापस से नम फाइव में असाइन कर दिया, ऐसे ही किया मैंने। यानी अगर मैं इससे, ये अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, अगर मैं इस लाइन से पहले कॉन्सोल डॉट राइट लाइन लिख के अगर मैं नम फाइव को प्रिंट करूं तो आंसर आएगा टू, लेकिन अगर मैं इस लाइन के बाद नम फाइव की वैल्यू को प्रिंट करूं तो आंसर आएगा फाइव। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि नम फाइव की वैल्यू ओवरराइड होकर चेंज हो चुकी है, एडिशन होकर चेंज हो चुकी है, इसलिए आंसर चेंज हो जाएगा। यहां पर देखिएगा आउटपुट आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये देखिए, टू और फाइव, देखा आपने, ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर आपने डायरेक्टली वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद आपने नम फाइव को नम सिक्स से प्लस किया, और उसके बाद वापस से नम फाइव में डाल दिया, इसीलिए नम फाइव की वैल्यू टू से ओवरराइड हो गई, यानी चेंज होके आपके पास क्या बन गई, फाइव। बात समझ में, इतनी सी बात है। अब प्रोग्रामिंग ने कहा ये लाइन ऑफ कोड जो आपने लिखा है ये काफी बड़ी टर्मिनोलॉजी, काफी बड़ी टर्म है, काफी बड़ी एक्सप्रेशन है, इसको और ज्यादा समराइज कर सकते हैं। नहीं समझे, ये देख लो, अभी मेरे पास ये विंडो पूरे स्क्रीन के ऊपर आ रही है, ये मैक्सिमाइज साइज के ऊपर फैली जितनी मेरी स्क्रीन का साइज है, लेकिन अगर मैं इसको छोटा करना चाहूं तो मैं इस पे क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर सकता हूं। देखिए है तो वो विंडो, क्या विंडो चेंज हो गई, नहीं हुई, वही विंडो रही, लेकिन मिनिमाइज हो गई। लेकिन अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूं तो ये वापस से मैक्सिमाइज हो जाती है। तो इसी तरीके से वो कह रहा है कि आपके पास ये जो काफी बड़ी एक्सप्रेशन है इसको आप मिनिमाइज कर सकते हैं। मैंने पूछा कैसे कर सकता हूं, अब आपने गौर से देखिए, सम होने के बाद वापस वैल्यू किसमें आ रही है, नम फाइव में, तो आप नम फाइव को दोबारा ऐसे लिख दीजिए, उसके बाद आप इनके दरमियान कौन सी कैलकुलेशन कर रहे हैं, प्लस, तो आप लिख दीजिए प्लस, लिख दीजिए, सॉरी गलत जगह लिख दिया, यहां लिख दिया आपने प्लस। उसके बाद आप यहाँ पर इनको कैलकुलेशन होने के बाद क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो यहां पर आप असाइनमेंट ऑपरेटर लगा देंगे इक्वल्स टू, उसके बाद
प्लस किसके साथ कर रहे थे, तो आपने लिख दिया नम 6। तो आप इसको इस तरीके से मिनिमाइज करके लिख सकते हैं, आंसर सेम आएगा, मैं चला के दिखा देता हूं आपको। देखिए 2 और 5 ही आएगा, देखा आपने। तो बस सिंपल यू समझिए, इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को अगर आपने मिनिमाइज करके लिखना है तो आप असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करके लिख सकते हैं। बात समझ में आई? कोई मुश्किल है सर? अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो दोबारा पूछिए जी। समझ में आई? अब अगर मैं कुछ ऐसे लिख दूं, मुझे बताइएगा, मैं जिसका नाम लूंगा वो बताएगा। नाम 6 माइनस इक्वल्स टू नाम 5। जी हैदर, इसको ये मैंने मिनिमाइज करके लिखी है, इसको मैक्सिमाइज करके लिखूं? बताओ क्या क्या लिखूं, मैक्सिमाइज कैसे करूं? ये मिनिमाइज हुई हुई है, इसको मैक्सिमाइज करके लिखना है, खोल के लिखना है। कैसे लिखोगे? देखो असाइन वापस किस में हो रहा है, तो पहले क्या आ जाएगा, नम 6 आ गया। उसके बाद असाइन ऑपरेटर आता है, तो आपने लिख दिया इक्वल्स टू, लिख दिया। उसके बाद वापस से जिसमें असाइन हो रहा है उस वेरिएबल का नाम, तो आपने लिख दिया नम 6। ऑपरेटर कौन सा यूज हो रहा है, माइनस का, तो आपने लिख दिया माइनस। किससे माइनस हो रहा था, नम 5, तो आपने लिख दिया नम 5। तो आप चाहो तो उसको ऐसे लिख लो या आप चाहो तो उसको ऐसे लिख लो, आंसर सेम ही आएगा, आंसर के ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। बेसिकली असाइनमेंट ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं जो आपकी पूरी पूरी एक्सप्रेशंस को समराइज करके लिखते हैं ताकि आपका काम आसान हो सके और शॉर्ट तरीके से हो सके। द कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थमेटिक एंड असाइन ऑपरेटर इज कॉल्ड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर आपके पास वही ऑपरेटर्स होते हैं जो अर्थमेटिक होते हैं, बस साथ में इक्वल्स टू लग जाता है, जैसे प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू एंड मॉड्यूलस इक्वल्स टू। आई होप आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे। मैं एक एक एग्जांपल जल्दी से यहां लिख देता हूं। मैंने यहां पर माइनस की लिख दी, प्लस की लिख दी। अब मैं यहां पर सेम कॉपी करूंगा, यहां कर दिया माइनस का, यहां कर दिया मल्टीप्लाई का, यहां कर दिया डिवाइड का, और यहां लिख दिया मॉड्यूलस का। आपको पता है जब भी हम डिवाइड वाला काम करते हैं तो हमारी ये चीज पहले आती है, यानी हम क्या करेंगे, यहां पर नम 5 को यहां कर देंगे और नम 6 को यहां कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर भी कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहां लगा देंगे मॉड्यूलस का साइन। तो मैंने लगा दिया मॉड्यूलस का साइन। आई होप इतनी सी बात है आपको समझ में आ गई होगी। अब बताओ, अगर किसी चीज का प्रिंट करके दिखाना है तो मैं दिखा देता हूं आपको, कर लोगे आप? समझ में आ गया? ठीक है, ये थे आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर। अब आते हैं हमारे पास रिलेशनल ऑपरेटर्स। आइए रिलेशनल ऑपरेटर की तरफ चलते हैं, बड़े मजेदार ऑपरेटर्स हैं आपके पास ये। अब आते हैं आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर्स, तो आइए रिलेशनल ऑपरेटर पढ़ लेते हैं। अच्छा, रिलेशनल ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं? देखो नाम से पता चल रहा है रिलेशनल, यानी किसी चीज का कोई आपस में रिलेट किया जा रहा हो। और अच्छा, इन ऑपरेटर्स का एक और नाम भी होता है, आप इन्हें कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी कहते हैं। अब कंपैरिजन हो या रिलेशनल हो, इसका मतलब ये है कि आपस में किसी दो चीजों को, देखिए रिलेशन जब भी होता है ना दो चीजों में होता है, तीसरी चीज में रिलेशन नहीं हो सकता। इट्स अ रियल लाइफ एग्जांपल है। अब यहां पर मैं रिलेट करता हूं दो चीजों को आपस में। एग्जांपल, मैंने बोला यार, फोन दिखाना किसी का। एग्जांपल, मैंने बोला ये दोनों फोन एक जैसे हैं, तो अगर आप ये कहोगे इसका आंसर हमेशा यस या नो में दोगे, तीसरा कोई आंसर आपके पास नहीं है। आप कहोगे सर ये दोनों फोन एक जैसे नहीं दिखते हैं, या ये दोनों फोन एक जैसे दिखते हैं, तो इसका आंसर यस या नो के अंदर ही आया। अब प्रोग्रामिंग में हमारे पास यस या नो की तो कोई डेटा टाइप मौजूद नहीं है, लेकिन हाँ उससे मिलती जुलती है, वो क्या है हमारे पास, बुलियन, यानी ट्रू या फॉल्स। हम यानी यस को ट्रू बोलते हैं और नो को फॉल्स बोलते हैं। इसका मतलब ये एक ऐसा ऑपरेटर है जिसका आंसर हमेशा किसमें आता है, बुलियन में आता है। तो उसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न रिजल्ट इन बुलियन फॉर्म। तो अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखना चाहूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं कि रिलेशनल ऑपरेटर वो ऑपरेटर होते हैं ऑलवेज जिनका हमेशा आंसर क्या आता है, किसके अंदर आता है, बुलियन। बुलियन फॉर्म मतलब ट्रू या फॉल्स के अंदर आंसर आता है। डन। अब रिलेशनल ऑपरेटर समझ में आ गया कि रिलेशन मतलब किसी भी दो चीजों का आपस में रिलेशन करवाया जा रहा होगा, इनसे आंसर जो भी आंसर आएगा वो हमेशा किसमें होगा, ट्रू या फॉल्स के अंदर होगा। गुड हो गया, यहां तक समझ में आ रहा है?
अब अगर मैं यहां पर, अब कौन कौन से होते हैं, देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिलेशन। दुनिया की कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा 6 टाइप्स की होते हैं। कौन कौन से देखिए। नंबर 1, ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन क्यों है, सोचो। 2 3 से बड़ा है, अगर वाकई 2 3 से बड़ा है तो आंसर ट्रू आएगा, वरना फॉल्स आएगा। देखा आपने, तो ग्रेटर देन आंसर क्या करा, ट्रू या फॉल्स नहीं आंसर लेगा, इसीलिए ग्रेटर देन पहला सिंबल। लेस देन, 2 3 से छोटा है, बात दुरुस्त है, यानी आंसर ट्रू आ गया। उसके बाद आता है आपके पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू, बड़ा भी है और बराबर भी है। उसके बाद आता है लेस देन इक्वल्स टू। उसके बाद आपके पास आता है, अब बराबरी भी तो है, इक्वालिटी, बराबर है तो डबल इक्वल्स। प्रोग्रामिंग में सिंगल इक्वल्स टू को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं, लेकिन डबल इक्वल्स टू को हम इक्वालिटी कहते हैं। यानी इक्वालिटी चेक कर कि असद अली के बराबर है, या असद और अली जैसे दिखते हैं, बराबरी चेक हो रही है। अब बराबरी ना चेक करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं नॉट इक्वल्स टू। प्रोग्रामिंग में एक्सक्लेमेशन मार्क को नॉट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नॉट। तो ये 6 टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। कौन से, रिलेशनल ऑपरेटर। ये जब भी आंसर प्रोवाइड करते हैं हमेशा किस पे प्रोवाइड करते हैं, ट्रू या फिर फॉल्स पे। आइए एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने लिखा num 6 और num 7। मेरे पास num 6 में num 6 पहले से यूज हो रहा है, num 7, num 8। ठीक हो गया। अब यहां पर मैंने लिखा, बहुत सिंपल सा, क्या लिखूंगा मैं लिख रहा हूं num 7 इज ग्रेटर देन num 8। क्या ये बात सही है, num 7 क्या num 8 से बड़ा है, नहीं, तो आंसर क्या आएगा, तो मैंने यहां पर लिख दिया, इसका आंसर आएगा फॉल्स है। हम खुद यहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद, क्या num 7 num 8 से छोटा है, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो हमने यहां लिख दिया ट्रू। क्या num 7 num 8 के बराबर, अच्छा इसका मतलब बता दूं पहले आपको मैं, फिर आगे बढ़ूंगा। देखिए इस इन दो ऑपरेटर्स के बीच में हमारे पास उर्दू में जो या आता है ना, या, ये अलिफ जबर या का मतलब होता है कोई भी एक बात। इसका मतलब ये होता है कि क्या num 7 num 8 से बड़ा है, या num 7 num 8 के बराबर है। ये दो चीज चेक करता है, बीच में कौन सा सिंबल होता है इसके, या। अब यहां पर देखिए, क्या num 7 num 8 से बड़ा है, जी नहीं। अब दूसरी चीज चेक हो रही है, क्या num 7 num 8 के बराबर है, नहीं। दोनों ही बातें गलत हो गई। अगर एक बात भी सही होती आंसर क्या हो जाता, ट्रू हो जाता, क्योंकि बीच में क्या लगा होता, या। तो अब दोनों ही बातें गलत है, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या num 7 num 8 से छोटा है, बिल्कुल। एक आंसर क्या हो गया, ट्रू। क्या num 7 num 8 के बराबर है, नहीं। तो एक आंसर ट्रू, एक आंसर फॉल्स। या लगाओ तो आंसर ट्रू या फॉल्स, तो आंसर क्या आता है, ट्रू। इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रू। ट्रू आ जाएगा ना सर। मैंने फाइल को सेव किया, रन किया, चला के देखते कि आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये देखिए, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या num 7 num 8 के बराबर है, नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स। क्या num 7 num 8 के बराबर नहीं है, बिल्कुल नहीं है ना, नहीं है ना बराबर, तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। तो यहां पर क्या आ जाएगा, ट्रू। भाई num 7 num 8 के बराबर, इसको पढ़ो, num 7 num 8 के बराबर नहीं है, और बिल्कुल नहीं है, तो आंसर क्या आ जाएगा, ट्रू। यहां पर देखिए आंसर क्या आ गया, ये देखिए, डन सर, डन। तो ये जो आपके पास रिलेशनल ऑपरेटर जो कंडीशंस बनाने के लिए यूज किए जाते हैं, चेक करने के लिए कि आया ये बात सही है या गलत है। डन हो गया। इसके बाद आपके पास आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। कौन से ऑपरेटर्स आते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हम यहां पर लिख लेते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, बात है, प्लीज सुनिए, इंपॉर्टेंट है ये। अभी तक अगर आप इस वाले हिस्से को और से नोटिस करो तो यहां पर कितनी कंडीशंस बनी हुई है, हाँ, कंडीशंस कितनी बनी हुई है, कितनी कंडीशन चेक हो रही है, एक। क्या चेक हो रही है कि num 7 num 8 से बड़ा, एक ही बात चेक हो रही है। जब आपको, सुनिए प्लीज, जब आपको एक से ज्यादा कंडीशंस बनानी हो, अभी कितनी बनी हुई है, जब आपको एक से ज्यादा कंडीशंस बनानी हो, एक से ज्यादा, वहां पर आप लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हो। यानी टू क्रिएट मल्टीपल कंडीशंस,
यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर, यानी लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल मल्टीपल कंडीशंस को बनाने के लिए किया जाता है। अब लॉजिकल ऑपरेटर होते कौन कौन से, तो मैं बता दूं आपको। एक होता है एंड, इसको हम प्रोग्रामिंग में एंड पढ़ते हैं। कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में सिंबल को एम परसेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एम पर, इस सिंबल को, इसको उर्दू, इंग्लिश में ए एन डी वाला एंड बोलते हैं, उर्दू में इसको और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। मैं लिख देता हूं भाई, आपको याद रहे। ठीक है, उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? और बोलते हैं। डन। यहां पर इसको, ये सिंबल, ये दो सिंबल, इसको पाइप करेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइप, पाइप करेक्टर। प्रोग्रामिंग की टर्मिनोलॉजी में इसको और पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? और। इंग्लिश में इसको और बोलते हैं, और उर्दू में इसको या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या। एक और होता है आपके पास, इसे हम एक्सक्लेमेशन मार्क, मैंने अभी बताया, इसे हम कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इंग्लिश में इसको नॉट बोलते हैं, और उर्दू में इसको नहीं बोलते हैं। डन है? हर लैंग्वेज में लिख के दिखा दी है, जो आपको आती है। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इंग्लिश में इसको एंड बोलते हैं, कंप्यूटर की टर्मिनोलॉजी में सिंबल को एन परसेंट बोलते हैं, और प्रोग्रामिंग में इसको एंड बोलते हैं, और उर्दू में इसको और बोलते हैं। अब सिंपल सी बात है। और और अब एग्जांपल देखिएगा। एग्जांपल, अगर ए बी से बड़ा है और सी डी से छोटा है, बीच में क्या लगा हुआ है? और क्या कहता है कि जितनी भी बातें लिखी गई हैं वो सारी की सारी सही होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें से कोई एक बात भी फॉल्स हो जाती है, तो पूरा का पूरा आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है? और, अलिफ वाव रे वाला और की, अच्छा, एक कंडीशन की बात नहीं हो रही। एक कंडीशन के लिए तो आप यूज ही नहीं करोगे ना। लॉजिकल ऑपरेटर यूज ही कब होता है? जब एक से ज्यादा कंडीशन बनानी हो। अब वो दो हो, चार हो, 10 हो, 50 हो, 100 हो, वो आपकी मर्जी है। और का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हम मल्टीपल कंडीशन में चाहते हैं कि जितनी भी बातें हमारी लिखी गई वो सारी की सारी क्या हो? सही हो। और नॉट, ओ सॉरी, और ये वाले और का इस्तेमाल, यानी या का इस्तेमाल हम तब करते हैं कि जब हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी बातें लिखी हैं, अगर उनमें से कोई एक बात भी सही हो जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाए? सही हो। कोई एक बात भी अगर सही हो जाए तो हमारा आंसर क्या हो जाए? सही हो जाए। और अच्छा, ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं मल्टीपल कंडीशंस को बनाने के लिए। नॉट मल्टीपल कंडीशन बनाने के इस्तेमाल नहीं होता। अभी मैं बताऊंगा इसका क्या काम है। अब यहां पर मान लीजिए आपके पास दो वेरिएबल है, 9 और 10 करके। ठीक है, यहां पर आप पढ़ रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स, मैंने लिख दिया। अभी यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ था कि num7 क्या है? num8 से बड़ा है। अब मैंने तो एंड num9 num10 के बराबर है। आइए चेक करते हैं, क्या num7 num8 से बड़ा है? ये देखो, क्या num7 num8 से बड़ा है? num7 num8 से बड़ा है? नहीं, फॉल्स। यहां आ गया फॉल्स। क्या num9 num10 के बराबर है? चलो मैं कर देता हूं। क्या num9 num10 के बराबर है? तो यहां आ गया ट्रू। यहां क्या आ गया? बीच में सिंबल कौन सा लगा हुआ है? एंड क्या कहता है? तो अभी यहां पर आंसर क्या आ जाएगा? इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा? फॉल्स। एंड कहता है कि अगर आपके पास जितनी भी बातें लिखी हैं वो सारी की सारी ट्रू होंगी, तभी आंसर क्या होगा? ट्रू होगा। हाँ, ये कुछ भी करो, मैं वेरिएबल कंडीशन बनाइए वेरिएबल से। अगर मैं वाकई कर दूं, ये देखो, num7 12 कर, क्या num7 num8 से बड़ा है? बड़ा है। क्या num9 num10 के बराबर है? दोनों बातें ट्रू है, आंसर क्या आ जाएगा? ट्रू। आओ चेक करते, ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा? आ गया ट्रू। अगर मैं num7 को वापस ट्रू कर दूं, क्या num7 num8 से बड़ा है? नहीं। क्या num9 num10 के बराबर है? हाँ, लेकिन आंसर क्या आएगा? फॉल्स। ये देखिए आंसर क्या आ जाएगा। डन है। अब ऐसे ही आगे बढ़ जाते हैं। क्या num7 num8 से बड़ा है? हाँ, num7 num8 से बड़ा है? नहीं। क्या num9 num10 के बराबर है? हाँ।
बीच में क्या लगा हुआ है, और क्या कहता है कि कोई एक बात भी अगर सही तो आंसर क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, क्योंकि नम 9 नम 10 के बराबर है, ट्रू और यहां था फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू हो गया, तो आंसर क्या आ गया, ट्रू। पहले वाले का फॉल्स और दूसरे वाले का ट्रू, ये देखिए, डन। अब आप एग्जांपल समझिए, नॉट कैसे यूज करते देखिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक वेरिएबल है बूल करके, बूल मतलब बूलियन वैल्यू होगी, एक वेरिएबल है इज एक्टिव के नाम से, किसके नाम से, इज एक्टिव, उसमें पड़ा हुआ है ट्रू, क्या पड़ा हुआ है, ट्रू। मैंने लिखा कॉन्सोल डॉट राइट लाइन, मैंने बोला इस एक्टिव को प्रिंट कर दो, इस एक्टिव में आंसर क्या प्रिंट हो जाएगा अभी, ट्रू, क्योंकि ट्रू था ना उसमें, क्या आ गया, देखो ट्रू आ गया। अब नॉट का इस्तेमाल कैसे होता है, नॉट क्या करता है, अगर आप किसी के साथ उसको लगा देते हैं, याद रखिएगा हमेशा बुलियन वैल्यू के साथ ही लगता है, अगर आप उसको बुलियन वैल्यू के साथ लगा देते हैं तो वो उसके आंसर को रिवर्ट कर देता है, अपोजिट कर देता है। तो अभी इस एक्टिव में क्या आ रहा था, तो अपोजिट क्या हो जाएगा इसका, नॉट ने क्या कर दिया, रिवर्ट कर दिया, उल्टा कर दिया, ये देखिए आंसर क्या हो गया, फॉल्स। लेकिन अगर अब मैं यहां पर पास कर दूंगा फॉल्स, तब क्या हो जाएगा, ट्रू, देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। देखा आपने, तो नॉट क्या करता है, अपोजिट करने का काम करता है, अगर ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू करने का काम करता है। अब हम नेक्स्ट ऑपरेटर पे चलते हैं। अब आ रहा है हमारे पास, कौन सा ऑपरेटर पढ़ने जा रहे हैं, टर्नरी ऑपरेटर। अब सुनिएगा इसकी डेफिनेशन, टर्नरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होता है, मेरी बात पूरी समझिएगा तो बताइएगा, जो किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे कोई स्टेटमेंट दे, सही होने पे कोई स्टेटमेंट दे और गलत होने पे, जैसे एग्जांपल, अगर एसी ऑन है तो कह दे 16 पे कर दो, एक स्टेटमेंट दे, बहुत छोटी कंडीशन बनाने के लिए, अगर आप कोई बहुत छोटी कंडीशन बनाना चाहते हो जिसमें आप अपने स्टेटमेंट पास करना चाहते हो कि अगर ट्रू होने पे क्या करो, ये वाला स्टेटमेंट चला दो, और फॉल्स होने पे ये वाला स्टेटमेंट चला दो, उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल शॉर्ट कंडीशंस को बनाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं जब किसी कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे हम कोई स्टेटमेंट पास करना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, अभी तक यहाँ पर ट्रू या फॉल्स हो रहा था, लेकिन इससे कोई स्टेटमेंट पास नहीं हो रही थी, स्टेटमेंट मतलब कि हम कोई मैसेज दिखाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर अगर कोई स्टेटमेंट पास करना हो तो उसके लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल, एक वेरिएबल है इज एसी ऑन के नाम से, इज एसी, अब इसमें क्या पड़ा हुआ है, मान लीजिए ऑन पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, ऑन, यहां पर एरर दे रहा है, मैंने स्ट्रिंग नहीं लिखा, ठीक है, इज एसी, सही है। अब मैंने क्या लिखा, ये देखिए टर्नरी ऑपरेटर कैसे बनता है, आप ब्रैकेट बनाइए, इसमें आप अपनी कंडीशन डाल दीजिए, जो आप, मैंने कहा चेक करो क्या इज एसी बराबर है किसके, ऑन के, अगर इज एसी ऑन के बराबर है, उसके बाद आता है टर्नरी ऑपरेटर, ये होता है टर्नरी ऑपरेटर। अब इसके बिहाफ पे एक स्टेटमेंट पास कर दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा होता है वो ट्रू पे चलता है, और उसके बाद अगर फॉल्स हो तो कॉलन के बाद जो लिखा होता है वो फॉल्स पे चलता है। ठीक हो गया, ये देखो, अगर कंडीशन ट्रू हो तो क्वेश्चन मार्क के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वो चलाना, अगर कंडीशन फॉल्स हो तो कॉलन के बाद जो स्टेटमेंट लिखा है वो चलाना। तो मैंने यहां लिखा अगर एसी ऑन है तो मैं कहूंगा 16 पे कर दो, अगर एसी ऑफ है तो यहां पर क्या कर देना, एसी ऑन कर दो। मैंने दो स्टेटमेंट पास करके अभी भी एरर आ रहा है, वो एरर इसलिए आ रहा है, सुनिएगा, हेलो, सुनिए, इज एसी की वैल्यू क्या है, ऑन, ऑन ऑन के बराबर है, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू पे क्या चलता है, ये वाला, तो अभी मैसेज क्या आएगा, तो 16 पे कर दो, ये क्या है स्टेटमेंट, और स्टेटमेंट किस टाइप का है, स्ट्रिंग, तो आपने कहीं बताया कि इसको स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव करो, नहीं, तो आपको वेरिएबल बनाना पड़ेगा ना, तो मैंने वेरिएबल स्ट्रिंग करा, स्ट्रिंग मैसेज के नाम से एक वेरिएबल बना दिया, बना के छोड़ दिया, मैंने क्या बोला, इससे जो भी आंसर आया उसको एक वेरिएबल में डाल देना जिसका नाम है मैसेज, डन। अब जो भी स्टेटमेंट आएगा वो किसमें सेव हो जाएगा, तो मैंने बोला जब आके सेव हो जाए तो अब इसको प्रिंट करवा देना, किसको, मैसेज को। मैंने फाइल को सेव किया, अभी आंसर क्या आ जाएगा, 16 पे कर दो, देखा आपने। अब अगर मैं इसी को यहां लिख दूंगा ऑफ, तो क्या ऑफ ऑन के बराबर है, नहीं, तो क्या आएगा, एसी ऑन कर दो, फाइल को मैंने सेव किया, ये देखिए आउटपुट आपकी स्क्रीन पर,
यानी शॉर्ट कंडीशंस को बनाने के लिए हम टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। टर्नरी ऑपरेटर का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कि कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे हम कोई स्टेटमेंट को शो करा सके, इसीलिए हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये बहुत शॉर्ट कंडीशन सिर्फ ट्रू या फॉल्स के होने पर काम करता है। डन। कोई सवाल है तो उसमें पूछ लीजिए भाई, कोई सवाल है तो पूछ लो बेटा। क्वेश्चन यही तो टर्नरी ऑपरेटर है। याद रखिएगा कंडीशन, उसके बाद कॉल क्वेश्चन मार्क, इस कंडीशन के ट्रू होने पे ये वाला स्टेटमेंट, और इस कंडीशन के फॉल्स होने पे कॉलन के बाद वाला स्टेटमेंट। और इस स्टेटमेंट, चूंकि स्टेटमेंट स्ट्रिंग में होंगे तो इसलिए आपने स्ट्रिंग वेरिएबल में सेव कर, अगर इंटीजर में होते तो आप उसको एक इंटीजर वेरिएबल सेव कर। डन। तो टर्नरी पढ़ लिया। अब आता है हमारे पास इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। चेक कर लेते, सारे आउटपुट तैयार है। ये देखो भाई, यहाँ पर आपके अर्थमेटिक, ये स्टार्ट की एग्जांपल अर्थमेटिक आ गया है, यहाँ पर असाइनमेंट आ गया है, यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर आ गया है, यहाँ पर लॉजिकल आ गया है, यहाँ पर टर्नरी आ गया, और लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, को छोड़ा तो नहीं मैंने इसमें, सारे जो पर लिखे थे सब हुआ है, एक आखिरी रह गया इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अच्छा, इंक्रीमेंट का मतलब नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज में इजाफे की बात की जा रही है, बढ़ाने की बात की जा रही है। डिक्रीमेंट का मतलब किसी चीज में घटाने की बात की जा रही है, यानी कोई चीज माइनस करने की बात की जा रही है। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ाना, यानी इजाफा करना। इजाफा किससे होता है हमेशा? प्लस से। और डिक्रीमेंट किससे होता है हमेशा? माइनस। तो यहां पर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट जो ऑपरेटर है वो कौन से होते हैं? यहां पर होते हैं आपके पास प्लस प्लस कॉमा माइनस माइनस। प्लस प्लस का मतलब होता है प्लस का वन, और माइनस माइनस का मतलब होता है माइनस का वन। अब कुछ बच्चे समझते हैं कि यार अगर मैं दो प्लस और लगा दूं तो इसका मतलब प्लस का टू हो जाएगा। देखिए, आपकी बात गलत नहीं है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग ने ऐसा कोई ऑपरेटर बनाया ही नहीं है। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग ने ऐसा कोई ऑपरेटर बनाया ही नहीं कि वो प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर या प्लस फाइव कर सके। उन्होंने सिर्फ प्लस वन के इजाफे के लिए ही ऑपरेटर बनाया, जो कि डबल प्लस, यानी चार दफा प्लस का कोई ऑपरेटर मौजूद ही नहीं है। ठीक है। तो डबल प्लस का मतलब क्या होता है? प्लस का वन। और डबल माइनस का मतलब क्या होता है? माइनस का वन। आइए इसको समझते हैं। अब ये देखिए, मेरे पास मान लीजिए एक वेरिएबल है इंटीजर num10 के नाम से, जिसमें पड़ा हुआ एग्जाम्पल 20। num10 ऑलरेडी बना हुआ तो num11 बना लेते हैं। अब अगर मैं यार मैं इसमें एक का इजाफा करना चाह रहा हूं, तो मैंने लिखा, अब मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, इसमें 20 बड़ा हुआ है, num11। तो मैंने क्या बोला, num11 में प्लस प्लस कर दूं। अब इसका मतलब क्या है, मैं ये कह रहा हूं कि एक का इजाफा कर दूं। अब मैंने इस लाइन में प्रिंट नहीं किया, सुनिएगा मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने अगली लाइन में कंसोल डॉट राइट लाइन लिखा और मैंने कहा num11 को प्रिंट कर दूं। अभी समझने वाली बात, जब ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा तो 20 जाके साइन होगा किस वेरिएबल में? num11। अब जब ये अगली लाइन में आया तो num11 की वैल्यू क्या थी? 20। अब 20 के बाद क्या लिखा हुआ था? प्लस प्लस का मतलब क्या होता है? तो 20 प्लस वन, तो num11 की नई वैल्यू क्या हो चुकी है? अब मैं अगर इसको प्रिंट करूंगा तो आंसर क्या आएगा? आइए चेक करते 21 आ रहा है या नहीं आ रहा। आ गया। बात समझ नहीं। अगर मैं लिख दूं num11 माइनस माइनस, इसका मतलब क्या है? 19। तो आंसर क्या आना सही है? आइए स्टार्ट करके देखते हैं। आ गया। डन है भाई। गुड। अब जो थोड़ा कॉम्प्लेक्स इसका पार्ट है वो सीख लीजिए। अगर आप इसी लाइन में इसको प्रिंट भी कर दें तो क्या होगा, समझने वाली बात है। अब ये देखिए, यहां पर समझ, अगर आपके पास वेरिएबल के साथ साथ वैल्यू प्रिंट भी हो रही हो, यानी प्रिंट स्टेटमेंट भी मौजूद हो, और साथ में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट वेरिएबल के बाद लिखा हो, मेरी बात को समझिएगा। आपके पास वेरिएबल के साथ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर उसके बाद में लिखा हो, और उसके साथ प्रिंट स्टेटमेंट भी मौजूद हो, तो इस लाइन का मतलब ये होता है कि जो अब देखो, मैं num11 में क्या पढ़ा हुआ था? 20। तो ये मैंने लिखा, इसका मतलब ये कि 20 को प्रिंट कर दो, और जब प्रिंट कर दो, प्रिंट करने के बाद उसमें क्या कर देना? डिक्रीमेंट करना, और डिक्रीमेंट करके वो जो वैल्यू आ जाए फाइनल किस वेरिएबल में सेव कर देना?
नम 11 की मेमोरी में सेव कर दूं, तो आंसर क्या आएगा? 20। क्यों 20 आ रहा है? 20 आएगा सर, देखिए कैसे है। मैं दोबारा बता दूं, मैंने अगर किसी के साथ डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट ऑपरेटर लिखा हुआ है लेकिन वेरिएबल के बाद में, और साथ में प्रिंट स्टेटमेंट भी मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि पहले प्रिंट करो और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो। तो अगर पहले प्रिंट कर दूंगा तो नम 11 में क्या पड़ा होता पहले? 20। तो 20 प्रिंट हो जाएगा। जब वो प्रिंट हो गया तो बाद में वो क्या करेगा? डिक्रीमेंट। तो डिक्रीमेंट 20 - 1 19। तो यानी नई वैल्यू जो मेमोरी में सेव होगी वो क्या हो रही होगी? 19। लेकिन प्रिंट क्या हो रहा होगा स्क्रीन के ऊपर? 20। आइए चेक करिए, आंसर क्या आ रहा है? 20। देख रहे हैं आप? लेकिन अगर मैं एक काम करूं, दोबारा से कंसोल डॉट राइट लाइन करूं और मैं बोलूं यार नम 11 को दोबारा प्रिंट करके दिखाओ, अब चूंकि नम 11 की वैल्यू मेमोरी में माइनस हो चुकी होगी, तो दोबारा प्रिंट करने पे वो क्या दे देगी मुझे? 19। ये देखिए, पहली बार में 20 और दूसरी बार में 19। बात समझ में आई? तो अगर ऑपरेटर बाद में लिखा हो और साथ में प्रिंट स्टेटमेंट मौजूद हो, इसका मतलब यह है कि वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट करो या इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो। लेकिन अगर लेकिन अगर यही ऑपरेटर पहले लिखा हो, इसका मतलब कुछ और होता है। अगर ऑपरेटर पहले लिखा हो और साथ में प्रिंट स्टेटमेंट भी मौजूद हो, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले इंक्रीमेंट करो फिर बाद में प्रिंट करो। तो 20 था, 20 में प्लस का 1 हुआ, कितना हो गया? 21। तो 21 को जब प्रिंट करेगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 21। अब 21 हो चुका तो बाद में प्रिंट करो या पहले प्रिंट करो, आंसर 21 ही आएगा दोनों के अंदर। तो मैंने इसको स्टार्ट किया, आप मेरी स्क्रीन पर 21 देख सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, अगर साथ में प्रिंट स्टेटमेंट मौजूद है और ऑपरेटर पहले लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो और फिर प्रिंट करो। लेकिन अगर लेकिन अगर प्रिंट स्टेटमेंट मौजूद है और ऑपरेटर बाद में लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पहले प्रिंट करो और बाद में फिर इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो। मैं काम करता हूं, ये लाइन लिख देता हूं। अगर ऑपरेटर पहले लगा है और साथ में प्रिंट स्टेटमेंट भी मौजूद है, इसका मतलब है कि पहले पहले इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करो और फिर प्रिंट करो। अब सेम ये लाइन कॉपी की। अगर ऑपरेटर बाद में लगा है और साथ में प्रिंट स्टेटमेंट मौजूद है, इसका मतलब है पहले प्रिंट करो फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो। ठीक है, मैंने ये लाइन लिख दी है। अगर ऑपरेटर बाद में लगा हुआ यानी बाद में और साथ में प्रिंट स्टेटमेंट भी मौजूद है, तो इसका मतलब है कि पहले प्रिंट करो और फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करो। अगर ऑपरेटर पहले लगा है और साथ में प्रिंट स्टेटमेंट भी मौजूद है, इसका मतलब है पहले डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट करो और फिर प्रिंट करो। आई होप आज की क्लास में हमने सारे ऑपरेटर्स पढ़े और आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बेसिक ऑपरेटर्स हैं, हर प्रोग्रामिंग का पार्ट होते हैं, चाहे कोई भी लैंग्वेज उठा के पढ़ लो। इसीलिए मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपको अभी भी कोई चीज डाउट है तो आप वीडियो को दोबारा देखें, बार बार देखें, ताकि आपको ये तमाम डाउट क्लियर हो सके और आप आने वाली जितनी भी लैंग्वेजेस है आप उसमें इजीली इस चीज को दोबारा से यूटिलाइज कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।